बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ MGT 301 प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की थीम 1 शेयर करूंगी, अंडरस्टैंडिंग मार्केटिंग। ये जो पूरा लेक्चर है ना, है तो काफ़ी बड़ा, मीन्स के 10 पेजेस का ये लेक्चर है, काफ़ी लंबा है। शुरू में बता रही हूँ कि इसकी 15 मिनट्स से ऊपर की वीडियो बनेगी, 15 से 20 के दरमियान में। ये इतनी जल्दी कवर होने वाला लेक्चर नहीं है। इस पूरे में हम बस मार्केटिंग के बारे में ही पढ़ेंगे। सेम वही कॉन्सेप्ट अगेन रिपीट हो रहा होगा और इससे स्टूडेंट पजल हो जाता है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करूँ, लेकिन अगर फिर भी कोई बात, कोई पॉइंट समझ में ना आए तो कमेंट्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको लाजमी गाइड करूँगी। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग का वर्ड मार्केट के अंदर से निकला है। मार्केट को हम नाउन और वर्ब दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसे नाउन में यूज़ करें तो किसी जगह का नाम होगा, कोई प्रोसेस होगा, कोई अमल या कोई चीज़ होगी। सिंपल वर्ड्स में मार्केट उस जगह को हम कहते हैं जहाँ से कोई चीज़ खरीदी जा सकती है या बेची जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे किसी ग्रोसरी की ज़रूरत है, मीन्स दालों की या नमक मिर्च की ज़रूरत है, तो मैं किसी शॉप पर जाऊँगी, ग्रोसरी शॉप पर जो मेरे घर के पास होगी। तो उसको, उस जगह को मैं कहूँगी मार्केट। इन इकोनॉमिक्स, मार्केट इज़ अ मैकेनिज्म वेयर बाइंग और सेलिंग इज़ रेगुलेटेड। इकोनॉमिक्स के बीच में जो मार्केट है वो ऐसा मैकेनिज्म है जहाँ पे ख़रीदारी और किसी चीज़ को बेचना एक मुनज़्ज़म अंदाज में तय पाता है। मार्केट एक पोटेंशियल यानी कि मुमकिना और एक्चुअल यानी हकीकी ख़रीदारों का एक मजमुआ है। सेम आगे भी वही बात की गई है, अगली दोनों लाइनों में वही बात की है कि मार्केट इज़ अ सेट ऑफ पोटेंशियल एंड एक्चुअल बायर्स। यहाँ पे इन्होंने मार्केट को नाउन के तौर पे यूज़ किया है। अगर हम इसे वर्ब के तौर पे यूज़ करें तो जो चीज़ हम मार्केट से ख़रीद रही हैं या बेच रही हैं, तो इस काम को हम कहेंगे वर्ब। यानी यहाँ पे हम मार्केट को वर्ब के तौर पे यूज़ करेंगे। इन शॉर्ट कि कोई भी चीज़ मार्केट से ख़रीदी जाए या कोई भी चीज़ कस्टमर को बेची जाए, सेल की जाए, तो उसको हम कहेंगे मार्केटिंग एज अ वर्ब। मार्केटिंग इज़ अ प्रोसेस। मार्केटिंग एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए हम कस्टमर्स से उसकी वैल्यूज़ को शेयर करते हैं, मीन्स उससे रकम लेते हैं, स्ट्रॉन्ग रिलेशन उसके साथ बनाते हैं, जिसके बदले में वो हमें पैसे देते हैं। मीन्स कि ज़ाहिर सी बात है, कोई चीज़ खरीदी जाएगी तो उसके बदले में हमें कोई ना कोई चीज़ मिलेगी, या चीज़ के बदले चीज़ या चीज़ के बदले पैसे। तो मार्केटिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके प्रोसेस में, जिसके अमल में हम जो चीज़ हमें ज़रूरत है हम वो लेते हैं और उसके बदले हमें उसे पैसे देने पड़ते हैं। यानी ये ऑल अबाउट एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज़, ये पैसों के, ये चीज़ों के एक्सचेंज है मार्केटिंग। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और मार्केट का एक नहीं है कोई भी डेफिनेशन, बेतहाशा इसकी डेफिनेशन है। आगे वाले पैराग्राफ को आप छोड़ दें, इसकी लास्ट लाइन को पढ़ें तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि 3 टर्म्स मार्केटिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है जो यूज़ होती हैं। नीड ज़रूरत, वांट चाहत, डिमांड तलब। तो पहले आ जाएगी हमारे पास नीड। नीड एक यानी कि जो ज़रूरत है वो एहसास कमतरी की एक हालत होती है जिसमें हमें कोई चीज़ की कमी हमारे पास होती है और हम चाहते हैं कि हम इस गैप को फुलफ़िल कर सकें और उसकी कोशिश करते हैं। जैसे कि मुझे प्यास लगी है और भूख लगी है, तो ये मेरी नीड है कि हमारी बॉडी में पानी की कमी हो चुकी है। देखिए, नीड ज़रूरत, कोई भी जो ज़रूरत होती है वो फ़िज़िकल हो सकती है, जिस्मानी हो सकती है, सोशल यानी माशरती, माशी, और पर्सनल यानी ज़ाती हो सकती है। नीड बनाई नहीं जाती, ज़रूरत क्रिएट नहीं की जाती, लेकिन इसको पूरा किया जा सकता है मार्केटर्स के ज़रिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाता है वांट का। वांट भी एक ह्यूमन नीड होती है जो कि कल्चर के ज़रिए, सकाफत के ज़रिए या किसी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, किसी एक बंदे के ज़रिए शेप पाता है, तरतीब दिया जाता है। जैसे कि प्यास, वाटर और फूड। अगर किसी को भूख लगी है तो वो खाना खाएगा। ज़ाहिर सी बात है, दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सबको भूख लगती है और उनके रीजन्स के मुताबिक, कल्चर्स के मुताबिक उनकी खुराक भी डिफरेंट होती है। अगर ये वांट वाले पैराग्राफ की सेकंड लास्ट लाइन में आप देखें तो नीड्स आर यूनिवर्सल बट वांट्स आर रिलेशनल और लोकल। कि जो ज़रूरियात, नीड्स होती हैं वो वर्ल्ड वाइड होती हैं और जो वांट्स होती हैं वो लोकली होती हैं। थर्ड वन है डिमांड। डिमांड के बीच में हम नीड को भी कवर करते हैं और वांट को भी कवर करते हैं। डिमांड है ही ह्यूमन वांट होती है जो कि इसकी पुष्ट पनाही करती है हमारी कुव्वत ख़रीद। जो भी चीज़ हमें चाहिए ये हमारी क्या होगी, वांट। और उसको अगर हम फुलफ़िल करना चाहते हैं तो ये है हमारी नीड। और अगर हमारे पास उसकी परचेजिंग पावर है, हम वो ख़रीदने की सलाहियत रखते हैं, तो ये हमारी डिमांड होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे भूख लगी है तो ये मेरी नीड है।
मीन्स के मुझे ज़रूरत है इसकी कि मैं कोई चीज़ खाऊं, मेरे पास बर्गर होगा, सॉरी मैं लेना चाहूँगी, खाना चाहूँगी बर्गर, पिज़्ज़ा, राइस, कोई भी चीज़ खा सकती हूँ। मैं कहूँगी मैंने पिज़्ज़ा खाना है, लेकिन मेरे पास उसके लिए पैसे नहीं है। पिज़्ज़ा मेरी वांट है कि मुझे पिज़्ज़ा चाहिए है, लेकिन मेरे पास इसके पैसे नहीं है, तो मेरी डिमांड नहीं होगी। याद रखिएगा कि नीड्स और वांट दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो डिमांड है वो क्रूशियल है, यानी अहम है मार्केटर्स के लिए, क्योंकि डिमांड तलब को कहते हैं। आगे इधर कॉन्सेप्ट यूज़ किया जा रहा है ये कस्टमर्स और कंज्यूमर्स का, ये मार्केटर्स के लिए दोनों बहुत अहम है। जो कस्टमर्स होते हैं ये भी मार्केट से चीज़ें लेते हैं, बाय करते हैं, और जो कंज्यूमर्स होते हैं ये मार्केट से चीज़ें कंज्यूम करते हैं, दोनों सेम है आपस में। नेक्स्ट टर्म यूज़ हो रही है वैल्यू की। वैल्यू मीन्स के जो मार्केटर्स और जो दुकान कस्टमर्स हैं इनके दरमियान जो हम पैसों का तबादला होता है, इसको कहते हैं वैल्यू। और मार्केटिंग की यहाँ पे एक और टर्म यूज़ की जा रही है, मार्केटिंग इज़ एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज़ बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। नेक्स्ट एक टर्म यूज़ हो रही है एक्सचेंज की। एक्सचेंज मीन्स के कोई भी चीज़ ले लेना किसी चीज़ के बदले में। फॉर एग्जांपल मुझे नाश्ते में चाहिए अंडे, तो मैं जाऊँगी किसी करीबी शॉप पे और वहाँ से पैसों के बदले में एग्स ले लूँगी। तो ये क्या हो गया कि मैंने उसको पैसे दिए और उसने मुझे अंडे दिए, तो ये हो जाएगी एक्सचेंज। फिर आगे हो रही है ट्रांजैक्शन। जहाँ पे एक्सचेंज आ जाती है ना, वहाँ पे ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन आ जाती है कि व्हेन एवर यू बाय, कि कोई भी चीज़ आप खरीदो या कोई भी चीज़ आप बेचो, तो फिर वहाँ पे ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली अकर्ड हो जाती है। नेक्स्ट है मार्केटिंग ऑफरिंग, कि कोई भी चीज़, कोई भी सर्विस, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप मतलब दे रहे हो किसी को, तो वो मार्केटिंग ऑफरिंग होगी। फॉर एग्जांपल्स, बैंक्स हमें सर्विसेज देते हैं लोन की या कार वगैरह की। न्यूज़ चैनल्स हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, न्यूज़ देते हैं। और जो कन्फेक्शनर्स होती हैं, हलवाई, वो हमें मिठाइयाँ देती हैं, स्वीट्स देती हैं। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यूज़ हो रही है मार्केटिंग मिक्स की। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट, लॉन्ग घुसा पड़ा है इसके बीच में, तो लाजमी इसको करिएगा। मार्केटिंग मिक्स के बीच में 4 पीज आ जाते हैं। मैं पी से प्रोडक्ट, पी से प्राइस, पी से प्लेस, पी से प्रमोशन। जल्दी जल्दी इसको कवर करना होगा हमें। और अगर थर्ड लाइन पे आप देखें तो यहाँ पे 4 सीज आ जाती हैं, यानी सी से कस्टमर सोल्यूशन, सी से कस्टमर कॉस्ट, सी से कस्टमर कम्युनिकेशन, सी से कस्टमर कन्वीनियंस। अगर आप इस पूरे पैराग्राफ को करना चाहते हैं ना मार्केटिंग मिक्स वाले, तो इसमें आप सेकंड लास्ट लाइन में आए, प्लेस इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन, इसको ऑब्जेक्टिव के तौर पे जहन में रखिएगा। बाकी मैं आपको ये डायग्राम के ज़रिए समझा देती हूँ। प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है हमें, सॉरी कस्टमर सोल्यूशन, प्रोडक्ट कस्टमर्स को कस्टमर सोल्यूशन देती है। प्राइस रिप्रेजेंट करती है कस्टमर की कॉस्ट को, कॉस्ट भी पैसों को कहते हैं, प्राइस भी कॉस्ट को कहते हैं, दोनों वैल्यू के बीच में आ जाती हैं। और जो प्लेस होती है वो हमें कन्वीनियंस प्रोवाइड करती है। और जो प्रमोशन होती है वो कम्युनिकेशन बताती है कि मीन्स किसी भी प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करना है। नेक्स्ट आ जाए, इसके बीच में बता रहा है कि मार्केटिंग सिर्फ बिजनेस वाले ही नहीं करते, बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज भी करती हैं, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस भी करती हैं। जो मार्केटिंग का एक्चुअल टास्क है, असल हदफ है ना, वो डिमांड को मैनेज करना है। कि पहले डिमांड मार्केट में अपनी प्रोडक्ट की लेकर आना, और सेकेंडली उस डिमांड को मैनेज करना, कंट्रोल करना, उतनी प्रोडक्शन करना कि जितनी कस्टमर्स उसकी तलब कर रहे हैं, जितनी उसकी डिमांड कर रही हैं। यहाँ पे आगे कुछ डिमांड सिचुएशंस हमारे पास आ जाएंगी। इसके बीच में कूट कूट के ऑब्जेक्टिव बढ़ाए, यहाँ से अपना लाजमी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। नेगेटिव डिमांड यानी कि जिस तरह आप कोई प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आते हैं और उसके ऊपर बैड कमेंट्स आते हैं, बैड व्यूज़ आते हैं, मतलब कस्टमर्स उसको अच्छी निगाह से नहीं देखते। फॉर एग्जांपल फ्रोज़न फूड आइटम्स, हम सब फ्रेश फूड को करते हैं, मतलब प्रेफर करते हैं। तो जो फ्रोज़न फूड है वो सेहत के लिए अनहेल्दी है, इस वजह से इसको नेगेटिव डिमांड के अंदर हम लेकर आएंगे। तो यहाँ पे फिर मार्केटर्स यूज़ करते हैं कन्वर्जन स्ट्रेटजी, इसको चेंज करने के लिए। जो मार्केट का व्यू है फ्रोज़न फूड के बारे में, नो डिमांड, ये स्टार्टअप फेस पे हर बिजनेस को ये फेस करना पड़ता है कि लोग आपकी प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानते। तो फिर आपको एक क्रिएटिव मार्केटिंग का यूज़ करना पड़ता है अपनी डिमांड, अपनी प्रोडक्ट के बारे में डिमांड बनाने के लिए। लेटेंट डिमांड यानी कि किसी चीज़ की छुपी हुई डिमांड जो दब जाए। फॉर एग्जांपल शुरू में लोग थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेते हैं इंट्रोडक्शन के लिए, बाद में उसकी डिमांड दब जाती है, हाइड हो जाती है। एग्जांपल के तौर पे
कि इंश्योरेंस पॉलिसी, लोग शुरू शुरू में तो इसका इंट्रोडक्शन सुनते हैं, बाद में फिर ये बाद में दब जाती है, लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, तो फिर मार्केटर्स इसके बेनिफिट्स को, इसके एडवांटेजेस को हाईलाइट करते हैं और फिर लोग इसको दोबारा से ख़रीदना शुरू कर देते हैं। डिक्लाइनिंग यानी लाइन से नीचे आ जाना, ख़त्म हो जाना, मीन्स के जिसकी किसी भी ऐसी वजह से जिसकी डिमांड ख़त्म हो जाए, स्टार्ट से ही ख़त्म हो जाए, तो उस केस में मार्केटर्स दोबारा से रीमार्केटिंग करते हैं उस प्रोडक्ट की, या रीडेवलप करते हैं बीच में कुछ नए फीचर्स ऐड करके। फुल और रेगुलर डिमांड, ये आइडियल सिचुएशन होती है, याद रखिएगा, इसमें से भी ऑब्जेक्टिव आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोडक्ट मतलब जब आपकी डिमांड और जो कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी दोनों बराबर आ जाए, जो कस्टमर आपसे डिमांड कर रहा है और आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी दोनों बराबर आ जाएं, तो इसको हम कहते हैं फुल रेगुलर डिमांड, एडुकेट और सफिशिएंट डिमांड, ये सब इसके बीच में आ जाएंगी। और इससे जो कंपनी होती है ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट अर्न करने की कोशिश करती है। इरेगुलर डिमांड के जिसकी डिमांड डिफरेंट टाइम्स में चेंज होती रहे, कि किसी सीज़न में वो बढ़ जाए तो किसी सीज़न में वो डिक्रीज़ हो जाए, कम हो जाए, इसको हम कहेंगे इरेगुलर डिमांड। जैसे कि एयर कंडीशनर्स और फ्रिज वगैरह, रेफ्रिजरेटर वगैरह, पंखे वगैरह, इनकी ज़रूरत हमें सर्दियों में होती है, गर्मियों में होती है। तो सर्दियों में ये सब चीज़ें हमें डिस्काउंट में मिलती हैं और गर्मियों में ये हम सारी चीज़ें हमें हाई प्राइस में मिलती हैं। तो फिर हमें सीज़न के लिहाज से मीन्स कस्टमर्स को समझ के अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में लाना होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे ओवरव्हीलिंग डिमांड, वो डिमांड जिसकी मतलब हम प्रोडक्शन कम कर रही हैं लेकिन उसकी जो डिमांड है वो ज़्यादा आ रही है कस्टमर्स की तरफ से, तो फिर हम इसको ओवरफुल डिमांड भी कहते हैं। और इसमें कंपनी डी मार्केटिंग की स्ट्रेटजी को अपनाती है, या तो प्राइस उनकी ज़्यादा कर देती है या कोई और तरीका अपनाती है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज़, इनकी मांग, बिजली की मांग ज़्यादा है, लेकिन फिर क्या करती है इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज़ कि उसकी प्राइस ज़्यादा बढ़ा देती है जब जहाँ पे डिमांड ज़्यादा हो जाती है। फिर है अनहोलसम डिमांड, इसमें मीन्स अनहेल्दी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, जैसे कि नारकोटीज़ और ड्रग्स, मंशियात वगैरह। फिर आगे से कुछ मार्केटिंग फ़िलासफ़ीज़ हैं, यहाँ पे 2-3 कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, इसमें जो कस्टमर है उन प्रोडक्ट्स को ख़रीदता है जिसकी ज़्यादा मार्केट में अवेलेबिलिटी हो और ज़्यादा अफोर्डेबल हो। और बस इसकी पहली ये एक लाइन आ जाएगी। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के बीच में कस्टमर उन चीज़ों को फेवर करता है जिसकी क्वालिटी ज़्यादा बेस्ट हो, परफॉर्मेंस अच्छी हो, फीचर्स अच्छे हों। और जब कंपनी बनाने वाले इन कॉन्सेप्ट्स में प्रोडक्ट जो कॉन्सेप्ट है, इसकी देखिए, इसमें सिर्फ प्रोडक्ट की बात हो रही होगी। प्रोडक्ट कस्टमर वो चीज़ लेगा जिसकी क्वालिटी, परफॉर्मेंस और फीचर्स अच्छी हों। तो फिर यहाँ पे वो इग्नोर कर देता है कि कस्टमर की नीड क्या है। कंपनी इन सब चीज़ों पर तो फोकस करती है लेकिन कस्टमर की नीड को भूल जाती है। यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल ली है कि जिस तरह माउस ट्रैप फिनोमेना, ये एक वक्त था कि यूएस में वहाँ के लोग चूहों से छुटकारा हासिल करना चाहते थे, तो जो कंपनी थी उसने माउस ट्रैप बनाना शुरू कर दिए। वो चाहती तो कुछ और, कुछ स्प्रे वगैरह, कुछ स्टिकी गम्स बना सकती थी, लेकिन उसने बस ये समझा कि लोगों को ये माउस ट्रैप की ज़रूरत है। वो चूहों, उसने ये नहीं समझा कि लोग चूहों से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। यही वजह थी कि उस कंपनी की जो सेल है वो इतनी ज़्यादा नहीं हुई और फिर वो वहीं पर बंद हो गई, और इसको हम मार्केटिंग माफिया भी कहते हैं। फिर आ जाएगी सेलिंग कॉन्सेप्ट, इसके बीच में कस्टमर की जब मतलब इनफ ख़रीदारी नहीं होती, ज़्यादा मतलब मार्केट में नई चीज़ बिकती है, तो फिर वो मसनूई तरीके लेते हैं, उसकी प्रमोशन करवाना शुरू कर देते हैं, पैसे दे के उसकी प्रिंट मीडिया के ज़रिए या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए या किसी और चीज़ के ज़रिए पैसे दे के उसकी प्रमोशन करवाना शुरू कर देते हैं। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है कि जो कस्टमर्स की ज़रूरियात हैं, नीड्स हैं, वांट्स हैं, उनको टारगेट किया जाता है कि सर्दियों में कस्टमर को हीटर की ज़रूरत है, गर्मियों में एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर की वगैरह की ज़रूरत है, और जो मार्केट में उसका कंपटीटर्स हैं उनके मुकाबले में बेस्ट प्रोडक्ट आपकी हो और जो कस्टमर्स है जस्ट वो आपकी प्रोडक्ट को ही ख़रीदें। अगर आपने सेलिंग कॉन्सेप्ट और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को समझना है तो इसके लिए आप ये नीचे वाला पैराग्राफ छोड़ दें, मैं आपको ये ऊपर एरो से ही समझा देती हूँ। सेलिंग कॉन्सेप्ट में फैक्ट्री पे आपने स्टार्ट किया और फिर आपकी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, फिर मीन्स के आपने सेलिंग उसके अंदर प्रमोशन करवाई ना पैसे दे के, तो फिर आपने उसकी सेल्स के हिसाब से आपको उसका प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बीच में आपने मीन्स के कस्टमर्स की नीड को देखा, तो फिर आपको जो कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन है उसके हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। आगे ने
सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, इसके बीच में कंपनी अच्छे फैसले लेती है। आप कस्टमर्स की ज़रूरियात को समझ के, कंपनी की रिक्वायरमेंट्स को समझ के, और जो कस्टमर का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है बीच में, उसको समझते हुए, सोसाइटी लॉन्ग टर्म, जो माशरे का लॉन्ग टर्म रन इंटरेस्ट है, उसको समझते हुए अच्छे फैसले लेती है। नेक्स्ट आते जाए नीचे, यहाँ पे नीचे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर यहाँ पे आप मार्केटिंग की डेफिनेशन पीटर ड्रकर के बारे से मुतलिक पढ़ना चाहते हैं, तो उसमें जस्ट ये कह रहा है कि जो मार्केटिंग का एम है ना, वो है कि सेलिंग सुपर फ्लोलेस, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हो। दूसरा क्या कह रहा है कि आप कस्टमर्स की जो वांट्स हैं उनको अच्छे तरीके से समझें, तो तब आपकी जो प्रोडक्ट है ऑटोमेटिकली मार्केट में फिट हो जाएगी और सेल इट सेल्फ खुद ब खुद ही बिकेगी। इन्वर्टेड कॉमास कर लिए, नीचे सेम वही बात है, ये इंपॉर्टेंट थी। आगे से CPV, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी एक्टिवेशन याद रखिए। जो कस्टमर से आपको बेनिफिट रिसीव हुआ है और जो कस्टमर की वेल कॉस्ट थी, उसके दरमियान का जो डिफरेंस होता है, जो फ़र्क होता है, उसको हम CPV, कस्टमर रिसीव्ड वैल्यू होती हैं, क्या वैल्यू कहते हैं। अगर आप मार्केट से कोई भी चीज़ ख़रीदते हो पैसों की फॉर्म में या किसी एफर्टेड टाइम की फॉर्म में, सारी चीज़ें बीच में आ जाती हैं, किसी भी प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो आपको उससे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं। और अगर उस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स उसकी ज़्यादा हों उसकी कॉस्ट से, तो फिर मार्केटर्स कोशिश करते हैं कि उसका CPV भी अच्छा हो। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगी कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इसके बीच में कि आप जब मार्केट से प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको उससे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और जब वो प्रोडक्ट आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतर जाए, आपकी खुशहाल को फुलफ़िल कर दे, तो आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं। और अगर वो आपकी कॉस्ट एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो, तो फिर आप डिलाइट यानी और खुश हो जाते हैं। और फिर यहाँ पे नीचे एक्टर मिज़ोरिया पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, आगे चलते हैं। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, ये थोड़ी सी पढ़ने वाली चीज़ है। यहाँ पे है कि अगर एक फ़ीमेल लिपस्टिक यूज़ करती है मीन्स डेली बेसिस पे, तो मीन्स कि वो 10 साल तक एक कंपनी की लिपस्टिक को यूज़ करती है, और एक लिपस्टिक की कीमत 500 रुपये है, और वो 1 महीने तक एक लिपस्टिक को चलाती है। तो इस तरह वो 1 साल में 12 लिपस्टिक्स लेगी, और 12 को अगर मैं 500 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो 6000 आएगा, यानी कि वो 1 साल में 6000 की लिपस्टिक्स लेती है। और फिर अगर 10 साल तक वो इसी ब्रांड की लिपस्टिक्स को ख़रीदती रहती है, तो फिर मीन्स के 6000 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60,000 हो जाएगी। तो कंपनी अगर इस कस्टमर को दिल जीत देती है, मीन्स इस कस्टमर को सेटिस्फाइड कर देती है, तो वो सिर्फ एक लिपस्टिक नहीं बेचेगी, बल्कि वो 60,000 रुपया जीतेगी भी। अगर उसने इस कस्टमर को लॉस्ट कर दिया, तो उसने इसके साथ ही सारी चीज़ों को भी लॉस्ट कर दिया। नेक्स्ट नीचे स्क्रॉल करते जाएं, शेयर ऑफ कस्टमर्स, ये भी सेम वही चीज़ें हैं कि एक ही ब्रांड के आप मिल्क बंद और बिस्किट्स ले रहे हैं, तो इससे कस्टमर अपनी मतलब एक ही ब्रांड की चीज़ें ले रहे हैं। फिर है कस्टमर इक्विटी, इसको पढ़ लीजिएगा। कस्टमर इंगेजमेंट मार्केटिंग और कस्टमर जनरेटेड मार्केटिंग, इसमें क्या है कि कस्टमर आपकी प्रोडक्ट्स को अपने दरमियान एक्सचेंज करता है। फॉर एग्जांपल पहले ये होता था कि सिर्फ कंपनीज मार्केटिंग करती थी, लेकिन अब कस्टमर्स ने भी मार्केटिंग स्टार्ट कर दी है। अगर मैं कोई चीज़ मार्केट से लेकर आऊँगी, तो मैं अपनी फ्रेंड से उसके बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में, गुड हो या बैड हो, लाजमी शेयर करूँगी। तो इस तरह अगर वो अच्छा एक्सपीरियंस होगा तो भी जाके मार्केट से चीज़ें खरीदेगी, अगर बुरा होगा तो फिर वो ऑटोमेटिकली चीज़ें लेने से इनकार कर देगी। नेक्स्ट है यहाँ पे डिजिटल और सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसमें डिफरेंट मार्केटिंग टूल्स आ जाते हैं, जैसे वेबसाइट, सोशल मीडिया, मोबाइल एड्स, ऐप्स, ऑनलाइन वीडियोस, ईमेल्स, ब्लॉग्स, जो कि कस्टमर्स को आपस में किसी भी जगह पे इंगेज करती हैं। इस पूरे पैराग्राफ में बस एक बात की गई है कि जो दुनिया के किसी भी कोने पे कोई बंदा बैठा हुआ है, तो दूसरे अपने फ्रेंड से, वो भी किसी दूसरे कोने में बैठा हो, तो कहीं पे भी वो बैठ के आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं, इंगेज हो सकते हैं। दुनिया ने सोशल मीडिया ने इन फासलों को कम कर दिया है। और डिजिटल एज, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, रैपिड ग्लोबलाइजेशन, राइजिंग अवेयरनेस और फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजीज़, इन्होंने भी दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पे मार्केटिंग में चेंज किया है। और हर चीज़ सिर्फ एक क्लिक के दूरी पर होती है। और यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन के ज़रिए कोई भी बंदा आपस में दुनिया के किसी भी कोने में, दूसरे कोने में जो बंदा मौजूद है उसके साथ कनेक्ट हो सकता है। एक्शन एंड रिएक्शन अबाउट द कंपनी बहुत आसान हो गया, कस्टमर सब कर सकते हैं, और आप कोई भी चीज़ बेच सकते हो, ख़रीद सकते हो दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के। बस आगे यही चीज़ें हैं।
अच्छा, अब जो इस लेक्चर का कंक्लूजन है ना लुब्बे लुभावे वो ये है कि हाउ मार्केटिंग वर्क्स। तो इसमें पे क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है एक मार्केट भी होगी, मार्केट कस्टमर से फुल हुई हुई है। और वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि एचआर, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंस, अकाउंटिंग, आर&डी, प्रोडक्शन एंड ऑपरेटिंग एंड मार्केटिंग। ये सारे के सारे आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। तो अब ऑर्गेनाइजेशन करेगी, मार्केट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगी और इसके ऊपर फिर रिसर्च कर देगी। मार्केटिंग रिसर्च को स्टार्ट करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन मार्केट से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगी। मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्रोसेस करेगी उस इन्फॉर्मेशन का और उसके कोऑर्डिनेशन पे दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ मिलके काम स्टार्ट कर देगी। और वर्किंग करेगी 4 पीस के ऊपर, मैच करेगी इसके साथ 4 सीज को, कस्टमर्स के जो होते हैं। और मार्केट ऑफरिंग बनना शुरू हो जाएगी यहाँ से। फिर ये कस्टमर को सेंड किया जाएगा और कस्टमर इसका फिर अगर ये कस्टमर को राइटली सूटेबल होगी, उसकी डिमांड्स के मुताबिक, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो कस्टमर इसको अप्रिशिएट करेगा, अदरवाइज़ इसको रिजेक्ट कर देगा। तो फिर कोई भी जो फीडबैक होगा वो इसके अबाउट ऑफरिंग या इस प्रोडक्ट के ज़रिए अच्छा हो या बुरा वो कंपनी को रिसीव हो जाएगा। फिर कंपनी उसको पढ़ के उस रिस्पॉन्स को तो कुछ डिसाइड करेगी कि मुझे क्या यही सेम प्रोडक्ट कंटिन्यू करनी चाहिए या इसमें कुछ तरमीम कर देनी है, कुछ मॉडिफाई कर देना चाहिए कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो बस ये इतना सा आज का लेक्चर था। होप सो कि आपकी कन्फ्यूजन सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।